हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग गुल्म निदान के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चरक संहिता निदान स्थान चैप्टर 3 से एंड आपके रोग निदान विकृति विज्ञान से भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो गुल्म है क्या? तो पिंडित्वात् गुल्म इति अभिधीयते, कहने का मतलब पिंड। ओके, ये जो पिंड का आकृति होता है इसी के वजह से इसे गुल्म कहते हैं। तो ये डिजीज़ जो है इस पिंड शेप के वजह से इस डिजीज़ का नाम दिया है, यानी कि इस डिजीज़ में कहीं ना कहीं ये पिंड का रोल होगा। और इसे ग्रंथि भी कह सकते हैं गुल्म को। ठीक है, अब इसकी निरुक्ति की बात की जाए तो निरुक्ति ये है कि गुड वेस्टने धातु से गुल्म शब्द की निष्पत्ति हुई है। तो जो धातु है वो है गुड वेस्टने, जिसका मतलब क्या होता है? बांधना। अब इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। तो उत्पत्ति में ये बताए हैं कि एक छोटा सा स्टोरी है, जब हम लोग ज्वर निदान पढ़ेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना समझिए कि दक्ष प्रजापति थे, उनका जब यज्ञ विध्वंस हुआ तो सबसे पहले ज्वर, दूसरे नंबर पे रक्तपित्त एंड तीसरे नंबर पर गुल्म नामक डिजीज़ की उत्पत्ति हुई। और इसलिए आचार्य चरक ने इसी सीक्वेंस में अपने निदान स्थान में डिजीज़ को रखा है। गुल्म की संख्या की बात की जाए तो 5 तरह के गुल्म होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, निचय गुल्म या सन्निपातज गुल्म एंड रक्त गुल्म। ओके, यहाँ पर कुछ बात है, जैसे कि द्वंद्वज गुल्म, जब चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तो वहाँ पे द्वंद्वज गुल्म की बात की जाएगी। तो द्वंद्वज मीन्स 2 गुल्म, वात पित्त या वात कफ या फिर पित्त कफ। तो इस तरीके से 2-2 दोष मिलाकर जो गुल्म हो गए तो द्वंद्वज, तो या संसर्गज भी कह सकते हैं आप। तो तब तो टोटल 3 तरह के गुल्म हो जाएगी, लेकिन सिर्फ चिकित्सा स्थान में इन द्वंद्वज गुल्म का वर्णन किया गया है, निदान स्थान में नहीं। रीजन क्या है? प्रकृति समवेतता। ये क्या है? जब विमान स्थान चैप्टर 1 पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना जानिए कि इस प्रकृति समवेतता के कारण ये द्वंद्वज गुल्म यहाँ नहीं दिया गया है। अब जो गुल्म का स्थान की बात की जाए, कहाँ कहाँ पर ये रिसाइड करता है, तो ये 5 स्थान दिया है। एक तो हो गया हृदय, हार्ट, दूसरा बस्ती, यूरिनरी ब्लैडर, तीसरा नाभि, अम्बलिकस एंड 4th एंड 5th में दोनों लेटरल साइड फ्लैंक रीजन में आ गए। तो सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं वातज गुल्म से। 5 गुल्म है ना, तो पहले नंबर पे वातज गुल्म। वातज गुल्म को फर्स्ट इसलिए रखा गया है कि जितने भी तरह के गुल्म होंगे सभी में मेन दोष वात ही डोमिनेंट रहता है। और भी दोषाज होते हैं लेकिन मेन डोमिनेटिंग दोष वात ही होगा। तो एक और बात, जब हम अभी निदान पढ़ रहे हैं वातज गुल्म का, पहला तो निदान पढ़ रहे हैं, फिर संप्राप्ति एंड अदर चीज़ पढ़ेंगे। तो निदान में जो ये रोगजन्य छीनता है ना, तो ये वातज, पित्तज, कफज तीनों में आएंगे, इसलिए इस वर्ड को पहले समझ लीजिए। रोगजन्य छीनता यानी कि डिजीज़ की वजह से जो छीन हो जा रहा है, कृष्य हो जा रहा है, बॉडी इमेशिएट हो जा रहा है। तो कुछ कुछ डिजीज़ जैसे कि ज्वर हो गया, वमन हो गया, विरेचन हो गया, अतिसार हो गया, इनमें से किसी भी डिजीज़ की वजह से जो है यदि बॉडी इमेशिएट हो चुका है पर्सन, ठीक है, ये हुआ मीनिंग। अब कह रहा है कि वो वात प्रधान पुरुष हो, यानी कि उस पर्सन में मेन डोमिनेटिंग दोषा कौन है? वात, और उसको रोगजन्य छीनता हो चुका, उसके बावजूद यदि वो क्या कर रहा है? वात कारक आहार एंड विहार ले रहा है, तो ये निदान होगा। यानी कि वात प्रधान पुरुष है, रोगजन्य छीनता है और वात बढ़ाने वाले आहार विहार को ले रहे हैं। तो वात बढ़ाने वाले पहले आहार देखते हैं, वो सिंपल है, आप जानते हैं, कुछ ना याद हो तो सिंपल की वात को कौन कौन से रस और कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे कि तिक्त, कटु एंड कषाय रस हो गए, तो इनके वजह से वात बढ़ता है। या फिर रुक्ष, लघु, शीतखर, सूक्ष्मचल, ये सभी जो भी हैं गुण हैं, इन सभी के वजह से भी जिस भी आहार में आएंगे तो वात गुण बढ़ेंगे। उसके अलावा क्या है कि मद्यपान, शराब जो बहुत अधिक पी ले रहा है आदमी तो भी वात बढ़ेगा। या फिर विषमासन मीन्स विषम रूप से भोजन ले रहे तो भी वात बढ़ेगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि अत्यशीतो वा पिबति नवोदकम अतिमात्रम मीन्स नवोदकम, नया जल जो है, नूतन जल जैसे बरसात का पानी है, वो यदि एक्सेस अमाउंट में पीता है अति मात्रा में, वो भी कब? अतिशीतो, बहुत ज़्यादा भोजन करने के बाद, तो भी वात बढ़ जाएगा। इस तरीक़ा से जो बहुत सारे आहार हो गए। अब विहार में यदि देखें तो विहार में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कोई आदमी बहुत अधिक व्यवहार कर रहा है मीन्स मैथुन, या फिर बहुत ज़्यादा व्यायाम कर रहा, अति व्यायाम, अति शोक कर रहा है, अति अभिघात हो गया, चोट लग गया उस पर्सन को। उसके अलावा ये कह सकते हैं आपकी विषम रूप से विषम स्थान में विषम शयन कर रहा है, ये सब हो जाएगा।
या फिर अति संक्षोभिना वायानेन, यानी कि ऐसे वाहन जैसे कि घोड़ा, हाथी, ऊँट, इन सब पे यदि चढ़ रहा है और उसके बॉडी में संक्षोभ हो रहा है तो ये सब भी जो है वात को बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरीके से बिहार में भी बहुत सारे आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट और भी क्या है, बलात् वमन कर रहा है, यानी कि वमन का वेग नहीं आया लेकिन फोर्सफुली उसको छर्दी यानी वोमिट आउट करा रहा है। तो या फिर वेग विधारण, यानी कि जो नेचुरल अर्जेज जैसे कि मूत्र हो गए, पुरीश हो गए, इनको क्या कर रहा है, ये सप्रेश कर रहा है। ओके, तो भी वात बढ़ेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो कॉमन है, जो आपको मालूम ही होगा कि संशोधन कर्म के पहले जो है स्नेहन स्वेदन कर रहे हैं, लेकिन बिना स्नेहन स्वेदन कराए यदि संशोधन कर रहे हैं तो इसके वजह से भी वात बढ़ेंगे। तो ये सारा जो है निदान हो गया आपको वात गुल्म का। अब निदान तो हो गया, इसकी वजह से वात गुल्म होगा। अब जो है इसकी संप्राप्ति हम देखते हैं। तो संप्राप्ति में क्या है कि हमने जो भी वात प्रकोपक निदान लिया है उसके वजह से हमारा वात एग्रेवेट होगा। वात एग्रेवेट होगा तो क्या करेगा, तो महास्रोतस, महास्रोतस मीन्स GIT, उसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे कि आमाशय आदि दिया, आमाशय या पकवाशय, इन सभी जगह में वात जाएगा। हमारे GIT में वात एंटर किया, ओके, आमाशय, पकवाशय, इन सभी में वात एंटर करने के बाद क्या करेगा, वहाँ पे इसका प्रॉपर्टी है रुक्षता, और वो उस रुक्षता के वजह से, ड्राइनेस की वजह से वो क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, कठिन होगा, और फिर पिंड का स्वरूप ले लेगा। यानी पिंड ले लिया मीन्स गुल्म हो गया, और फिर पिंड का स्वरूप लेकर के कहाँ जाएगा, आमाशय में, या फिर जो भी गुल्म स्थान है ना, जो 5 बताए गए, हृदय, बस्ती, नाभि एंड दोनों पार्श्व, वहाँ पे जाकर के वो आश्रय ले लेगा। ओके, तो ये संप्राप्ति हो गई। अब वातज गुल्म का जो है थोड़ा बहुत लक्षण देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ पता चलेगा कि वातज गुल्म हो गया है। तो जो मैनिफेस्टेटेड कंडीशन में, तो एक वर्ड यहाँ अनियत आ रहा है। अनियत का मतलब समझ लीजिए कि कभी ज़्यादा कभी कम, फिक्स नहीं होता है, नियत नहीं होता है। तो ग्रंथि का अनियत प्रमाण या ग्रंथि में अनियत पीड़ा, ये सब जो है, ग्रंथि का मतलब गुल्म हुआ, यानी कि जो गुल्म वातज बना है उसका साइज कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, अनियत होगा। फिर उसी गुल्म यानी ग्रंथि में जो पेन जो होगा वो भी अनियत होगा, कभी ज़्यादा होगा कभी पेन कम होगा। फिर क्या, तोद भेद इन अंग प्रत्यंग, यानी कि जो अंग है, बॉडी पार्ट्स है, इन सब में भी जो है तोद मीन्स प्रिकिंग पेन, भेद मीन्स कटिंग टीयरिंग पेन, इस तरह का जो है पेन होगा, और वो भी क्या होगा, अनियत होगा। तो ये इरेगुलर है, कभी ज़्यादा कभी कम क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे एक रीजन है चल। वात का गुण होता है तत् रुक्ष लघु सीता खर सूक्ष्म चल, तो वो चल गुण के वजह से वो मूवमेंट कराता है, कभी ज़्यादा कभी कम करवाता है। तो ये तो लक्षण हो गए वात गुल्म के। इसके अलावा कुछ कुछ और लक्षण हैं, जैसे कि जैसे जैसे शाम होगा ना तो उस पर्सन में फीवर आएगा शाम के टाइम में, और मुख शुष्कता, ड्राइनेस आ जाएगा मुख में। साथ साथ जो है श्वास लेने में भी उसको कठिनाई होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। और क्या आएगा कि मुहुर पिपलिका संप्रचारा इव अंगेशु, यानी कि जो अंग है ना बॉडी, उसमें उसे क्या लगेगा, पिपली मीन्स चींटियाँ होती हैं, तो ऐसा लगेगा कि चींटी जो है ना मूव कर रही है, मुहुर बार बार ऐसा लगेगा, फील होगा कि उसके बॉडी में चींटी का मूवमेंट हो रहा है। ओके, और क्या लक्षण आएगा, तो लक्षण में आ गया कृष्ण अरुण परुषः, कौन कौन, त्वक नख नयन मूत्र वदन एंड पुरीश। तो जो त्वक मीन्स स्किन, नख मीन्स नेल, नयन मीन्स आई, वदन मीन्स बॉडी, मूत्र मीन्स यूरिन एंड पुरीश मीन्स स्टूल, इन सब में क्या होगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, तो कृष्ण एंड अरुण, कृष्ण मीन्स ब्लैकिश, अरुण मीन्स रेडिश, साथ साथ जो है हार्ड हो जाएगा, परुष वाला भी फीचर आएगा। तो ये सभी लक्षण होंगे। उसके अलावा और भी क्या है कि विविध अंग अवयवों मीन्स बॉडी एंड इट्स पार्ट में क्या होगा, वात वृद्धि के लक्षण होंगे। हो तो वातज गुल्म है तो वात वृद्धि के ही लक्षण, ये उपद्रव के रूप में भी इसको ले सकते हैं, जैसे कि प्लीहा वृद्धि हो जाएगा, स्प्लीनोमेगेली। उसके बाद जो अंगमर्द हो जाएगा, बॉडी पेन, मन्या स्तंभ होता है कि मीन्स नेक रीजन में थोड़ा स्टीफनेस आ जाता है। उसके अलावा शिरह एंड शंख शूल मीन्स हेड रीजन एंड शंख टेम्पोरल रीजन, इसमें भी शूल पेन होगा। और भी क्या होगा, ब्रधन रोग होगा। तो इस तरीके से हमारा वातज गुल्म तो हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं पित्तिक गुल्म के बारे में। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें जो मेन दोषा होगा वो पित्त होगा, लेकिन सिर्फ पित्त नहीं होगा, पित्त तो एग्रेवेट होगा ही, साथ में वात तो पहले ही क्लियर कर दिया गया कि वात सभी तरह के गुल्म में एग्रेवेटेड रहेगा। तो सबसे पहले निदान देखते हैं, ठीक है। तो निदान में एक बात पहले ही क्लियर हो गया कि एक वर्ड आएगा रोगजन्य क्षीणता,
जो ज्वर, वमन, विरेचन, अतिसार, ये सब डिजीज की वजह से उस पर्सन में जो इन सभी रोग की वजह से जो क्षीण हो चुका था वो होगा पर्सन पहले, और उसके बाद वो पर्सन क्या करेगा, पित्तवर्धक आहार एंड विहार लेगा। फिर से आहार विहार कौन सा होगा पित्त बढ़ाने वाला, सिंपल, आपको कुछ नहीं याद है तो आप रस के बेसिस पे एंड गुण के बेसिस पे आप क्लियर कर लीजिएगा। जैसे कि पित्त का कौन कौन सा रस होता है जो पित्त को बढ़ाता है, तो अम्ल, लवण, कटु। ओके, अम्ल, लवण, कटु रस यदि वो पर्सन ले रहा है तो पित्त बढ़ जाएगा। या फिर गुण में जो है पित्त के लिए अम्ल, लवण, कटु, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण, ये सारा गुण वाला जो भोजन लेगा तो भी उसको पित्त बढ़ेगा। उसके अलावा कोई भी शाक या धान्य या फिर मांस, कोई भी ऐसा भोजन जो उसमें विदाह उत्पन्न करेगा, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा, तो वो भी जो है पित्तवर्धक आहार में आता है। इसके अलावा अजीर्ण आसन, अजीर्ण मीन्स इंडाइजेशन का कंडीशन है, फिर से आसन, फिर से भोजन कर रहा है तो भी पित्त बढ़ेगा, या अध्यशन हो गया, तो ये सारे आहार में होंगे। फिर विहार की बात की जाए तो विहार में अधिक तेज, बहुत ज़्यादा तेज हवा यदि ले रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा आतप सेवन, धूप का सेवन कर रहा है, अग्नि सेवन कर रहा है, या फिर गुस्सा वगैरह कर रहा है, तो इन सब की वजह से क्या प्रॉपर्टी पित्त का उष्ण है ना, उसके वजह से जो इसमें पित्त बढ़ेगा। तो ये सारे आहार विहार इन सब की वजह से उस पर्सन में क्या हो गया, पित्त बढ़ गया। तो ये हो गया इसका निदान। पित्त बढ़ने की वजह से अभी जो है इसमें क्या पैथोजेनेसिस होता है वो देख ले रहे हैं। तो हमने जो है निदान का सेवन किया, उस निदान के सेवन से उस पर्सन में पित्त प्रकोप हुआ। सिर्फ पित्त नहीं हुआ, वात के साथ पित्त बढ़ा है, पित्त तो बढ़ा है, वात भी उसका बढ़ता है। ओके, तो पित्त प्रकोपित हुआ, उस प्रकोपित पित्त को जो वायु बढ़ा हुआ है ना, वो वायु उसको कहाँ ले जा रहा है, आमाशय के एक भाग में ले जा करके एकत्रित कर दे रहा है। ठीक है, आमाशय का मान के चलिए कोई एक पार्ट, आमाशय में स्टमक मेनली होता है, तो किसी एक रीजन में जाके कलेक्ट करेगा, तो उसी के लिए एक वर्ड आया आमाशय एक देश। आमाशय एक देश मीन्स भाग, और एक आमाशय के किसी एक भाग में जमा करेगा। तो ये वर्ड जो है ना, आमाशय एक देश, ये कफ में भी आएगा। जब कफ का संप्राप्ति पढ़ेंगे कफज गुल्म का, तो उसमें भी यही चीज़ होगा, आमाशय के किसी एक भाग में जा करके वहाँ पे कफ प्रकोप रहेगा और वायु ले जा करके उसको एकत्रित करेगा। तो इस तरीके से गुल्म तो बन गया है, जैसे कि यहाँ पित्त है और पित्त को कवर कर रहा है वायु और पिंड के जैसा बना दिया है, तो गुल्म का रूप तो ले चुका है और ये पित्तज गुल्म हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके वजह से क्या होगा, एक और बात कि यहाँ पे जो है आमाशय के एक भाग में कलेक्ट तो हो गया है, लेकिन जैसे कि गुल्म का जो स्थान था, हृदय, बस्ती, नाभि, दोनों पार्श्व, तो इसमें ये बस्ती वगैरह में, ये बस्ती में यानी यूरिनरी ब्लैडर में जो है ये गुल्म नहीं जाएगा, उस स्थान में नहीं जाएगा। रीजन क्या है, ये आमाशय एक देश। ठीक है, और आमाशय का जो है लोकेशन आप जानते हैं कि आमाशय का लोकेशन नाभि एंड हृदय, इन दोनों के बीच में होता है, जबकि बस्ती नाभि के नीचे होता है। इसलिए तो जो भी कफज गुल्म एंड पित्तज गुल्म होगा वो बस्ती में नहीं जाएगा, वो आमाशय के किसी एक जगह पे रहेगा। ठीक है, ये बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट थी। तो इस तरीके से जो हमारा गुल्म का संप्राप्ति से गुल्म जान गए। अब इस पित्तज गुल्म का जो है वो लक्षण देख लेते, वो क्या क्या होगा। तो इसमें 4 वर्ड आया है, कुक्षो, हृदय, उरसी, कंठे, यानी कि ये 4 रीजन, जैसे कि कुक्ष हो गया स्टमक, हार्ट हो गया, उरा हो गया थोरेक्स रीजन, एंड कंठ नेक रीजन या थ्रोट रीजन। इन सभी जगहों पे क्या होगा, इस गुल्म की वजह से दाह होगा, बर्निंग सेंसेशन। दाह होने की वजह से वो पर्सन विदाह युक्त हो जाएगा और उस पर्सन को ऐसा फील होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि जब भी वो बेल्च आउट कर रहा है, ढकार ले रहा है ना, तो उससे धुआं एंड वाष्प ये बाहर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा कि जो ग्रंथि स्थल यानी कि आमाशय का जो एक भाग में जहाँ पर पित्तज गुल्म हुआ था, उस रीजन में क्या होगा कि वो स्वेद होगा, स्वेटिंग होगा, उस जगह पे पसीना बहुत आएगा। साथ साथ स्पर्श असहत्व, उस जगह को यदि स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो सह नहीं पाएगा, बहुत पेन होगा, टेंडरनेस फील होगा, टच करने पर पेन होगा। और भी क्या लक्षण आएंगे, तो वही त्वक नख नयन वदन मूत्र पुरुषश्च भवति, ये सब चीज़ जो है त्वक नख नयन वदन मूत्र एंड पुरुष, ये सब कैसा हो जाएगा, हरित एंड हारिद्र। हरित मीन्स हरा ग्रीन, हारिद्र मीन्स हल्दी का जो कलर होता है वैसा येलो हो जाएगा। ओके, उसके अलावा जो अंग अवयव है ना उनका, बॉडी एंड इट्स पार्ट, उसमें पित्त वृद्धि का लक्षण है, जो उपद्रव दिखेगा। क्या क्या दिखेगा, तो ज्वर, भ्रम, द्रवथु, पिपाशा, गलतालु, मुख शोषस्य, प्रमोह, विडभेद,
मीन्स ज्वर होगा, फीवर होगा, भ्रम होगा, वर्टिगो होगा। द्रवथु का मतलब होता है कि थोड़ा धक धक जैसा हार्ट में होता है ना वो। पिपासा एक्सेसिव थर्स्ट होगा। गल तालु मुख शोष मीन्स गला, तालु एंड मुख ये सब जो होगा शोष होगा, ड्राई हो जाएगा। यानी कि गला हो गया, नेक रीजन, तालु हो गया, पैलेट एंड मुख ओरल, इन सभी में ड्राइनेस होगा। साथ साथ मोह एंड विडभेद। मोह मीन्स एक लक्षण होता है, जैसे कि आप मद, मूर्छा, संन्यास ये सब पढ़ेंगे ना तो उनमें एक मोह वाला लक्षण होता है, तो वो मोह होगा। साथ साथ विडभेद जो है, विडभेद का मतलब होता है विड मीन्स स्टूल और वो भेद हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी कि अतिसार जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से पित्तज गुल्म भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कफज गुल्म के बारे में। तो कफज गुल्म जैसे नाम है, इसमें जो है मेन दोसा जो इन्वॉल्व होगा वो कफ होगा, और साथ में जो एक दोसा होगा वो वात जो गुल्म में जो है यूनिवर्सल है, होगा ही होगा। ओके, तो इसका निदान सबसे पहले देखते हैं। तो निदान में फिर से वही टर्म आया, रोगजन्य कृष्णता। इसका मतलब आप जान चुके हैं कि वो डिजीज जो है उनके वजह से कृष्णता यानी क्षीणता हो गई, और वैसे कंडीशन में वो पर्सन क्या कर रहा है, कफ कारक आहार का सेवन कर रहा है। अब कफ कारक यानी कि उस कफ को बढ़ाने वाला आहार क्या होगा, कुछ नहीं याद है तो सबसे पहले रस एंड अगेन गुण, इसके बारे में जान जाइए। तो रस आप जानते हो कि कफ किसके किसके वजह से बढ़ते हैं। तो कफ जो है मधुर, अम्ल, लवण, ओके, इन तीनों रस की वजह से कफ बढ़ेगा। और गुण में जो है स्निग्ध, शीतो, गुरु, मंदस, लक्षणा, मृतसना, स्थिर, तो ऐसे जो भी आहार हैं जिसमें ये सारा प्रॉपर्टी है उसकी वजह से कफ बढ़ेगा। और भी कुछ लिखना है तो अति स्निग्ध भोजन, अति गुरु, अति मधुर ऐसा भोजन कर रहा है, या फिर पिष्टिका, इक्षु या शुगर केन, या फिर क्षीर यानी कि मिल्क का, या फिर तिल का, या फिर मांस मीन्स उड़द का दाल, या फिर गुड़ का जो भी विकार होता है इन सभी का सेवन कर रहा है। फिर मांस में यदि जाएं तो आनूप, उदक एंड ग्राम्य, इन सभी का मांस जो है अति भक्षण कर रहा है, बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो उनकी वजह से भी उस पर्सन में क्या होगा, कफ एग्रेवेट होगा। उसके अलावा और क्या कर रहा है, तो ये तो हमारा कफ वर्धक है, कफज गुल्म है तो हम वही निदान लेंगे जिससे कफ बढ़ेगा। अब नेक्स्ट क्या है, वेग विधारण। वही बात हो गई कि नेचुरल अर्जेज है उनको सप्रेस कर रहा है। और क्या, अति मात्रा भोजन के बाद शरीर में क्षोभ उत्पन्न करने वाले कारण का सेवन, मीन्स कि बहुत ज़्यादा भोजन कर लिया और उसके बाद ऐसा पॉजिटिव फैक्टर जिसकी वजह से बॉडी में किसी भी तरह का क्षोभ हो, पेन वगैरह हो, डिफ़िकल्टी हो, जैसे कि बहुत खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी पी लिया या और भी कुछ, ठीक है। इन सभी के वजह से क्या होगा, वायु के साथ कफ, ओके, यहाँ ओनली कफ नहीं है, वायु के साथ कफ। पहले ही क्लियर हो गया कि वात दोष जो है एग्रेवेटेड रहेगा ही। तो ये हो गया निदान, मीन्स हमारे निदान के थ्रू हम ये जान चुके कि हमारा कफ एग्रेवेट हुआ है, साथ साथ वायु भी एग्रेवेट हुआ है। अब इसके संप्राप्ति की ओर जाते हैं। तो संप्राप्ति में यह है कि जो कफ हमारा एग्रेवेटेड है ना, ये वायु हटाते अभी, तो हमारा जो कफ एग्रेवेटेड है उस कफ को क्या किया, वायु फिर से नॉर्मली आमाशय एक देश से आमाशय के किसी एक भाग में एकत्रित करके वो ग्रंथि यानी कि गुल्म की उत्पत्ति करेगा। ओके, तो इस तरीके से संप्राप्ति इसका हो गया, यानी कि एग्रेवेट हुआ कप, और कप की वजह से फिर वो कप को जो है वायु कवर कर लेगा और यहाँ से ले जा करके एक जगह जमा कर देगा आमाशय के किसी एक भाग में, और यहाँ पे गुल्म हो गया। तो कफज गुल्म की अब लक्षण की बात कर लेते हैं। गुल्म का निदान संप्राप्ति हो चुका है, तो लक्षण में क्या क्या लक्षण है। अपि च गुल्मस्य स्थैर्य गौरव काठिन्य अवगाढ़ सुप्ततः। ओके, क्या क्या है कि जो गुल्म स्थान है ना, अपि च गुल्म से, जिस जगह गुल्म हुआ है जो आमाशय के किसी एक पार्ट में जहाँ पे रहा है ये, उस जगह पे लगेगा स्थिरता आ चुका है, गौरव हैवीनेस आएगा, काठिन्यता बहुत कठोर होगा वैसा, उसके साथ साथ जो अवगाढ़ सुप्तता लगेगा कि बहुत ज़्यादा वहाँ नम्बरनेस जैसा है उस जगह पे फील होगा। ओके, और फिर वही आपका जो है त्वक, नख, नयन, बदन, मूत्र, पुरीसा, ये सारा चीज़ जो है स्किन, नेल, स्किन, आई, नेल, बॉडी, यूरिन एंड स्टूल, इन सब का जो कलर होगा श्वेत, वाइटिश कलर होगा। तो नॉर्मली जो इन सब का कलर जो देखते हैं जब भी वात होगा तो वात में जो डिस्कलरेशन ऐसा ही होता है, कृष्ण एंड अरुण, ब्लैकिश एंड रेडिश। पित्त जो होगा उसमें भी डिस्कलरेशन जो है उसके अकॉर्डिंग जो है कैसा होता था, ओके, कफ में जो है डिस्कलरेशन जो है वाइटिश होता था, एंड पित्त में जो होता था आपको हरिद्र एंड हरित, ग्रीनिश एंड येलोइश। ओके,
इसके अलावा और क्या है, कफ की जगह, कफ की वजह से जो ज्वर होगा, ठंडा लग कर लगेगा तो शीत ज्वर। फिर कफ की वजह से हृदय रोग होता है। बहुत ज़्यादा फील करता है आदमी, हमेशा नींद आ रहा है हमेशा, तो निद्रा आधिक्य वाला भी, ये सब भी जो है इसके लक्षण में आ गए। इसके अलावा जो कफ वृद्धि के अदर लक्षण आप देखना चाहो तो जैसे कि कास, श्वास, प्रतिशय, राज्यक्षमा, ये सब जो है खास करके जो प्राणवायु स्रोतस वाले डिजीज है, तो ये सब भी लक्षण जो है कफज गुल्म में होंगे। और भी कुछ लक्षण होते हैं कफज गुल्म में, जैसे कि अरुचि हो जाएगा, अविपाक हो जाएगा, मीन्स खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, अंगमर्द हो जाएगा, बॉडी में पेन होगा, छर्दी भी जो है वोमिटिंग वाला प्रॉब्लम होगा, लेजीनेस तो होगा ही, आलस्य हो जाएगा, शिरो अभिताप, सिरहसूल मीन्स हेड में जो पेन होगा वो भी हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं इस तरीके से कफज गुल्म के लक्षण भी क्लियर हो गए। बात करते हैं त्रिदोषज गुल्म की, तो त्रिदोषज या सन्निपातज या निचय गुल्म जो कहें, तो ये गुल्म में क्या है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आपने जो है इसके बारे में पढ़ रखा है। इसमें तीनों दोष, वात पित्त कफ जो है इसका मिश्रित लक्षण होगा। ओके, तो इसलिए इसका जो निदान होगा वो तीनों दोष का जो कंप्लीट निदान होगा, जो संप्राप्ति होगा तीनों दोष का कंप्लीट होगा। ऐसे ही जो भी लक्षण होंगे तीनों दोष के कंप्लीट लक्षण होंगे। आगे हम नेक्स्ट रक्तज गुल्म की ओर बढ़ते हैं। तो रक्तज गुल्म के बारे में ये कहा गया है कि ये मेनली जो है फीमेल्स में होते हैं। ओके, स्त्रियों में जो है खास करके ये गुल्म होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है आर्तव। ओके, आर्तव मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है उसके वजह से। तो वैसे एक बात यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, छाड़पानी की बात है। छाड़पानी जी ने कहा है कि एक तो रक्तज गुल्म के बारे में उन्होंने कहा और एक जो है आर्तव गुल्म के बारे में। तो रक्तज गुल्म जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों में उन्होंने कहा है, क्योंकि ये उनके अकॉर्डिंग जो रक्त का दृष्टि होता है। और आर्तव गुल्म जो है ये सिर्फ फीमेल में होता है, क्योंकि ये आर्तव जो है सिर्फ फीमेल्स को होती है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने रक्तज गुल्म पढ़ लिया। अब इसके निदान की बात करते हैं। तो निदान में ये है कि जो फीमेल्स होते हैं ना, वो यदि वेग भी धारण कर रहे हैं, जैसे मूत्र पुरुष, इन सभी का जो है अर्ज आया हुआ और उनको सप्रेस कर रही है, या फिर आम गर्भ है उनको शीघ्र स्राव हो रहा है उसका, जैसे कि अबॉर्शन जिसे कहते हैं सीधा भाषा में, यदि वो हो जा रहा है, या फिर प्रसव के तुरंत बाद यानी कि पर्चुरेशन हुआ और उसके तुरंत बाद, या फिर ऋतुकाल जो उनका पीरियड चल रहा है उस सीजन में, उस टाइम में वो वात प्रकोपक आहार का सेवन कर रहा है। कहने का मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी वात बढ़ा रहे हैं, यहाँ भी वेग रोक कर वात बढ़ा रहे हैं, या फिर वात प्रकोपक आहार का सेवन करके वात बढ़ा रहे हैं। तो निदान में सबसे पहले इन्होंने वात बढ़ाया और साथ साथ जो है संप्राप्ति में आगे क्लियर हो जाएगा क्या कर रहे हैं। तो संप्राप्ति में ये क्या कर रहा है कि वायु तो प्रकोपित हो चुका है। ओके, इस प्रकोपित वायु के वजह से क्या हो रहा है, तो योनिमुख जो है, कहने का मतलब जैसे कि आपने यूट्रस देखा होगा, सॉरी यूट्रस हम थोड़ा गंदा बन रहा है यहाँ पे, तो यूट्रस का जो है ये सर्विक्स वाला पोर्शन होगा। तो जब भी ब्लीडिंग होता है उनका मीन्स ब्लीडिंग फेज में, तो ब्लीडिंग एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन ये जो योनिमुख है, इंटरनल ओस है, इस जगह पे जो वायु जो प्रकोपित हो गया, ये इस जगह को ब्लॉक कर देता है, इसको बाहर नहीं आने देता है। जिसके वजह से क्या होगा कि फिर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट पीरियड के टाइम में जो फिर से ब्लीडिंग होगा और ये धीरे धीरे यहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही संप्राप्ति है। इसी की वजह से लक्षण क्या दिखेगा कि नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ इनके ब्लीडिंग फेज में जो यहाँ धीरे धीरे इनका जो स्टोरेज होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, और वो जो ब्लीड आउट, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीड है, वो जो है धीरे धीरे उसका यूट्रस का साइज बढ़ जाएगा। यूट्रस का साइज बढ़ने से क्या होगा, उसका एब्डोमेन का भी साइज बढ़ जाएगा, उदर में भी वृद्धि होगा। प्रत्येक मास में रुका आर्तव, जो लक्षण हम बात कर रहे हैं, संप्राप्ति हो चुकी है। तो हर मंथ जो है धीरे धीरे जो ये रुका हुआ जो आर्तव है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, जो डिस्चार्ज हुआ था, जो यहीं पे रुक गया है ड्यू टू वात, वो जो है यूट्रस का साइज बढ़ाएगा और उसके बाद जो उदर वृद्धि हो जाएगा। तो ये एक लक्षण हुआ। तो ये कैसा दिखेगा, लगेगा जैसे कि नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन है, लेकिन ये स्यूडो है, ओरिजिनल प्रेगनेंसी नहीं है, स्यूडो प्रेगनेंसी ऐसा दिखता है। तो क्या होगा कि नेक्स्ट लक्षण में ये होगा कि उसमें जो गर्भिणी के समान लक्षण, जो प्रेग्नेंट वुमेन होता है ना, उसके जैसा लक्षण आएगा उसमें। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन में वमन होता है ना, वॉमिट आउट करने का, या फिर इसको और भी एक बात कहते हैं, जी मचलने वाला जो होता है ना, वो होगा, नोजिया जैसा फीलिंग, या फिर अरुचि होगा, मुख प्रशेक, बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होगा। दो हृदय, इंपॉर्टेंट वर्ड है, दो हृदय कहने का यहाँ मतलब जो विशेष इच्छाएं होती है गर्भवती महिलाओं को, वो वाली इच्छा इनमें भी होगा। रोम राज्योद्गम, योनि विस्तार हो जाएगा,
योनि विस्तार कहने का मतलब कि जो डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। साथ साथ इसमें और एक दो वर्ड है कि योन्यः दुर्गंधम श्राव चोपजायते, मीन्स यहाँ से जो है दुर्गंध भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये डिपॉजिट हो रहा है हर मंथ, तो धीरे धीरे जो है डीके भी होगा, तो उसमें से बैड स्मेल होगा। साथ साथ जो थोड़ा थोड़ा श्राव भी होगा, सिक्रीशन भी होगा। फिर संपूर्ण पिंड का फरकना, और भी कुछ कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि स्तन्योश्च स्तन्यम, स्तन जो होता है मीन्स मेमोरी ग्लैंड, उसमें स्तन्य यानी कि मिल्क का फॉर्मेशन भी होता है। साथ साथ जो है ओष्टयो स्तन मंडलयोश्च कार्सन्यम, मीन्स ओष्ट लिप जो हो गया वो, और स्तन मंडल यानी कि निप्पल के चारों ओर का जो एरिया है वो जो है उसमें हाइपर पिगमेंटेशन या कार्सन्यम ब्लैकिश कलर हो जाता है। और हेयर लॉस तो हो ही गया। तो इतने सारे लक्षण हो गए। तो इस तरीक़े से हमने रक्तज गुल्म भी देख लिया। अब नेक्स्ट जो है सभी गुल्मों में जो पूर्व रूप होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पूर्व रूप में कुछ कुछ सिम्टम्स है गुल्म होने के पहले, जैसे अन्न ना इच्छा, खाने की इच्छा ना होगी, अरुचि, अपचन, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। खाने के पश्चात क्या होगा, विदाह होगा, बर्निंग सेंसेशन यदि खा लिया तो। उसके अलावा क्या है कि मल आदि के वेगों को रुकना, यानी कि जो भी नेचुरल अर्जेज है वो रुकेगा, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गया। फिर आंत में गड़गड़ाहट वाली साउंड होगी। पूर्ण तृप्ति युक्त भोजन सहन ना होना, तो ये सारे पूर्व रूप होंगे। ये क्यों होंगे, इसको थोड़ा बहुत कोरिलेट आप कर सकते हो कि जैसे कि गुल्म हो चुका, अब यहाँ पर यदि टच कर रहे हैं तब भी पेन हो रहा है, और पूर्ण तृप्ति युक्त आदमी यदि करेगा तो इंटरनल किसी भी तरह इनडायरेक्टली टच होगा तो पेन होगा, तो इसलिए ये क्लियर हो गया। आंतों में गुड़गुड़ाहट मीन्स वायु है, वातज कहीं कहीं वायु मूव करेगा तो उसके वजह से गुड़गुड़ाहट वाली साउंड आएगी। और मल आदि के वेग का रुकना, वात का प्रॉपर्टी है कि कहीं भी जाके ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। और खाने के पश्चात विदा, क्योंकि पित्तज गुल्म है तो विदा भी होगा। और अपचन, अरुचि, अनिच्छा, ये सब जो है गुल्म के वजह से होगा, वो प्रॉपर वे में डाइजेशन नहीं होने देगा, इन सभी को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो ये हो गए पूर्व रूप। अब जो है इसकी साध्य और असाध्यता की बात करें तो हमारे जो गुल्म में जो डिफरेंट टाइप्स है, जैसे सन्निपातज गुल्म या त्रिदोषज गुल्म था वो बताया गया, असाध्य, इसका ट्रीटमेंट नहीं है। फिर जो एक दोषज गुल्म है जिसमें ओनली वन दोष इन्वॉल्व है, जैसे वातज या फिर पित्तज या कफज, तो उसमें दोष के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि वात को जो है शामक ट्रीटमेंट करेंगे, पित्त में शामक ट्रीटमेंट करेंगे। ओके। फिर जो द्वंद्वज गुल्म है इसमें दो दोष इन्वॉल्व है, तो इसमें कह रहा है साधारण क्रिया करने का। साधारण क्रिया कहने का ये सेंस है जैसे कि उपद्रव हो गया, कोई एक दो उपद्रव हो गया है, तो कोई उपद्रव ज़्यादा है, भारी है, कोई उपद्रव लघु है, तो पहले जो है भारी वाले का ट्रीट करेंगे, फिर लघु वाले का ट्रीट करेंगे। या फिर जब पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा दोष है दो में से, तो सीधी भाषा में हम लोग जो है वात का ट्रीटमेंट सबसे पहले करेंगे। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि यदि वात का ट्रीटमेंट हो जाएगा तो कहा जाता है कि अदर ट्रीटमेंट भी, अदर दोष भी जो है ईजिली उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो वात का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ये स्वेद हटा देते हैं। स्नेह मिला हुआ मृदु विरेचन, यानी विरेचन यदि उसमें स्नेह मिला हुआ मृदु विरेचन कर दे, या फिर बस्ती कर दे, या फिर जो वात सामक जैसे कि है मधुर, अम्ल, लवण, इन सभी रसों को दे दे, या फिर वातनाशक, स्नेहन, स्वेदन, ये सब कर दे, तो क्या होगा कि वात पेसिफाई हो जाएगा, तो वात का समन हो जाएगा। फिर अदर दोष का भी समन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमने एक सेशन में जो है गुल्म निदान कंप्लीट कर दिया। और थैंक यू।